वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज से आपकी स्टार्ट होने वाली हैं इंटेंस रिवीजन की क्लासेस, जिसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और साथ के साथ थ्योरेटिकल जो सेक्शन उससे रिलेटेड है उस पे बात करते हुए चलेंगे। क्योंकि एक एमसीक्यू के अगर डिस्कशन हम लोग करने बैठते हैं तो करीब करीब 5 एमसीक्यूज़ या 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप सॉल्व कर पाएंगे उसकी डिटेल्ड बैकग्राउंड को अगर हम समझते हैं तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लिए गए हैं। तो सारे के सारे अगर आप देखोगे तो 100 एमसीक्यूज़ इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से 100 एमसीक्यूज़ के अंदर से आपको जैसे कंडक्ट रूल से देखने को मिलेगा, लीव रूल से देखने को मिलेगा, सीसीए रूल से देखने को मिलेगा। तो एक कंबाइंड पीडीएफ है जिसके अंदर हम ये लोग डिस्कस करेंगे कि 100 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस और साथ के साथ उनके बैकग्राउंड्स। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि कंडक्ट रूल्स आपके कब आए। तो देखो, जब भी आप कंडक्ट रूल पढ़ते हो आप डायरेक्टली यहाँ पे देख पाओगे साफ साफ लिखा हुआ है 1964। तो एग्जैक्ट डेट क्या है अगर आप देखोगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, 23 नवंबर 1964। उम्मीद है ये राइट डेट है जो हमने आपको बताई है, और अगर कुछ एरर आपको लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो 1964 के अंदर अगर आता है ईयर आपसे केवल पूछा जाएगा तो इस तरह से इसका आंसर आपका 1964 ही होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आया सीसीएस कंडक्ट रूल्स केम इनटू फोर्स इन, तो आपका जवाब होगा 1964। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या मेंटेन करना चाहिए। तो देखो, मेंटेन करने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं। कौन सी हैं? डूज एंड डोंट्स। कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। तो जब भी आप कंडक्ट रूल पढ़ते हो तो उसमें हिदायतें दी जाती हैं, उसमें चीज़ें हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें मेंटेन करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि वेल्थ मेंटेन करना है, प्रेस्टीज मेंटेन करना है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी केवल, अगर हम ये लिखते हैं ना पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी तो ये ठीक होता, बट इन्होंने केवल लिख दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही चीज़ मेंटेन करनी है बाकी आपको मेंटेन नहीं करना। तो इसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग आंसर है वो है एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। ठीक है, क्या करना है? एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। तो पहला ही क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे डूज के अंदर, ठीक है, बुक के अंदर आप पढ़ते हो तो कौन सी चीज़ें करने वाली हैं, तो सबसे पहले करने वाली चीज़ें यही आती है, मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी एट ऑल टाइम्स। ठीक है, हर समय आपको इंटीग्रिटी यानी कि एकता बनाए रखनी है, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, संपूर्ण एकता। ठीक है, चल, तो ये डूज वाली चीज़ें हैं, हर चीज़ पढ़ोगे आप। जैसे इसके बाद वो आपसे बोलेंगे कि डेविएशन टू ड्यूटी आ जाएगा। होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल, अगर पोस्ट आप करते हो तो आप अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करोगे विदाउट एनी इम्पार्शलिटी। ठीक है, विदाउट एनी पार्शलिटी मतलब इम्पार्शल होकर काम करोगे। सेकंड क्वेश्चन यही आ जाता है आपका कि सेल मेंटेन, हाई सैलरी बिल्कुल नहीं होगा, बिजनेस रिलेशन नहीं होगा, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होगा, पब्लिक इंटरेस्ट होगा बट पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा डिवोशन टू ड्यूटी। तो बी आंसर आपका ये राइट है। ठीक है, तो ये डूज और डोंट से हमारे क्वेश्चन हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट इंडल्ज इन, गवर्नमेंट सर्वेंट को कौन से ऐसे टास्क हैं, काम हैं जिसके अंदर इंडल्ज नहीं होना चाहिए, भाग नहीं लेना चाहिए। पब्लिक सर्विस में डेफिनेटली लेना चाहिए, ऑफिस वर्क में तो लेना ही चाहिए जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो। ठीक है, लीव, लीव भी भाई ले सकते हैं, एम्प्लॉई हैं, ऐसी बात तो है नहीं। कंडक्ट अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे अनबिकमिंग हो। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा कोई काम करे जिससे कुछ भी अनबिकमिंग हो तो ऐसा नहीं करना है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर विल बी सी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे अगर आप देखोगे तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको मिलेगा विच रूल डील्स विथ इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी। बताइए कौन सा रूल है। सबसे पहले हमने बताया आपको एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी एट ऑल टाइम्स, फिर हमने बताया आपको डिवोशन टू ड्यूटीज एट ऑल टाइम्स। तो ये किस रूल के अंदर आते हैं? रूल नंबर 3 के अंदर हमें यही बातें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, रूल नंबर 3 के अंदर हमें यही बातें पढ़ाई जाती हैं। रूल नंबर 5 में पूछेंगे कौन से कामों के लिए आपको परमिशन लेनी है, नहीं लेनी है। ठीक है, फिर रूल 10 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 10 आपका, ये आप कमेंट करके बताओगे रूल 10 के अंदर क्या है, फिर आपको याद हो जाएगा, है ना। इसके बाद रूल 15 है आपका। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखोगे तो इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी के अंदर आएगा आपका रूल नंबर 3। ठीक है, क्या आएगा? रूल नंबर 3 आएगा। रूल 15 में क्या है? रूल 15 में ये है कि कौन कौन सी चीज़ें आप क्या कर पाओगे, परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें से कुछ चीज़ें रूल नंबर 3 में हैं, कुछ चीज़ें रूल नंबर 8 में हैं, कुछ चीज़ें रूल नंबर 10 में हैं, कुछ चीज़ें रूल नंबर 15 में हैं। ठीक है, चलो, गवर्नमेंट सर्वेंट कैन ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी, तो कर सकते हो क्या? तो येस, नो, परमिशन रिक्वायर्ड आफ्टर रिटायरमेंट, तो ऐसा तो है नहीं। अब ये एक स्ट्रॉन्ग इसमें होल्ड है कि आफ्टर रिटायरमेंट आप करना चाहो तो कर सकते हो,
क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है ना, कोई आप पे रूल्स लागू नहीं होते, होते हैं? इस तरह के ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग जो ऑप्शन है वो देखा जाएगा, तो गवर्नमेंट सर्वेंट की बात की है उन्होंने। अब आप ये बताओ, जब आप रिटायर हो ही जाओगे तो गवर्नमेंट सर्वेंट किस बात की? इसीलिए इस आंसर को उन्होंने चूज़ नहीं किया, आपने भी नहीं करना है। गवर्नमेंट सर्वेंट कैन जॉइन पॉलिटिकल पार्टी, तो इसका आंसर होगा आपका नहीं। इसके बाद आ जाता है कि भाई इनमें से किस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना, तो कल्चरल प्रोग्राम में कर सकते हो, स्पोर्ट्स में कर सकते हो, मीटिंग्स में कर सकते हो, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस, कोई धरने हैं, कोई स्ट्राइक टाइप की चीज़ें हैं, तो ऐसी चीज़ों में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनबिकमिंग हो जाएगा और जो अलाउड नहीं होता है। इसके बाद आ जाएगा स्ट्राइक्स का, तो स्ट्राइक्स होती हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट की, वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है या नहीं है? तो ये डॉन्स में आती हैं आपकी, किस में आती हैं? डॉन्ट्स में आती हैं, जो नहीं करनी होती। ठीक है, डू नॉट ज्वाइन और सपोर्ट एनी इलीगल स्ट्राइक, सिंपल है, आपने याद रखना है, डू नॉट ज्वाइन एनी इलीगल स्ट्राइक। चलो, तो इसका जो आंसर है आपका प्रोहिबिटेड आएगा, आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है स्ट्राइकों से। क्या गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट को पब्लिकली क्रिटिसाइज कर सकता है? पब्लिकली क्रिटिसाइज का मतलब हुआ किसी सोशल मीडिया हैंडल पे, या प्रेस के द्वारा, या टीवी पे, या जैसे भी, या पब्लिकली कोई रैली होती है उसके अंदर, तो बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये कंडक्ट रूल के अंदर आता है आपका। क्या आता है कंडक्ट रूल के अंदर? आप गवर्नमेंट के ही सर्वेंट हो, तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कैसे करोगे? ठीक है, इसीलिए ये पॉइंट है, जो ये है कि आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते पब्लिकली गवर्नमेंट को। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसके बाद आ जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड लिमिट रिक्वायर। सीधी सी बात है, एक लिमिट होती है गिफ्ट के लिए, हमने आपको ऑलरेडी बताई हुई है लिमिट से। तो अब डिटेल्ड बैकग्राउंड भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो आपको दोबारा से बता देंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 13 के अंदर इसकी बातें की जाती, रूल नंबर 13 के अंदर। तो बताइए क्या क्या आएगा इसके अंदर? तो एक तो प्रायर सेक्शन तो चाहिए, ठीक है, इसके लिए क्या है, प्रायर सेक्शन की रिक्वायरमेंट आपकी होती है। तो रूल नंबर 13 के अंदर पढ़ने वाले हैं चीज़ें, हम नोट करना बच्चों इसको, तो ये तो आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा कि अगर आप ग्रुप ए के एम्प्लॉय हो, ग्रुप बी के एम्प्लॉय हो, ग्रुप सी के एम्प्लॉय हो, तो आप अपने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिलेटिव्स। ठीक है, रिलेटिव्स, रिलेटिव से कितना गिफ्ट ले सकते हो? अगर आप ए क्लास हो, आप बी क्लास हो, आप सी क्लास हो, तो ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ये लिमिट आप पुरानी बुक्स में पढ़ोगे तो आपको ओल्ड मिलेगी, न्यू में पढ़ेंगे तो लेटेस्ट मिलेगी आपको। ठीक है, तो 15,000 तक इनका है, 15,000 तक ग्रुप बी का है, और 7,500 तक ग्रुप सी का है। किन से लिखा है हमने? रिलेटिव से लिखा है, जिनसे आपकी कोई पर्सनल ऑफिशियल डीलिंग्स नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब ये रिलेटिव्स भी नहीं है आपके। अगर ऐसा केस आ जाता है कि कोई फर्म है या कोई और पर्सन है, तो उनसे गिफ्ट की क्या कंडीशंस होती हैं? तो देखो, ए और बी 5,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते गिफ्ट, और सी और डी ये 2,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इनसे ज़्यादा अगर आपने लेना है तो विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। अब एक चीज़ है, आप हो ग्रुप बी एम्प्लॉय, आपने किसी फर्म से 5,000 रुपीज़ लेने हैं ऑफिशियली। ठीक है, 5,000 तो नो इशू। इसके बाद अगर 6,000 लेने हैं, या इससे 1 रुपये भी ज़्यादा होता है, तो आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी, और परमिशन के लिए आप क्या करोगे? गवर्नमेंट को लिखोगे। अगर गवर्नमेंट ने आपके लेटर लिखने से 30 डेज तक कोई रिफ्यूज़ल नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है? इट इज़ अज्यूम्ड दैट सैंक्शन सॉट फॉर दैट हैज़ बीन ग्रांटेड। ये आपका रूल नंबर 8 के अंदर बात बताई गई है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जब हम डिसीजंस पढ़ते हैं, जीआईडीज पढ़ते हैं, तो उसके अंदर रूल 8 के अंदर ये बात बताई गई है कि भाई अगर 30 दिन तक आपके परमिशन रिक्वेस्ट लेटर के अगर रिप्लाई कोई नहीं आता है, रिफ्यूज़ल कोई नहीं आता है, तो इट इज़ अज्यूम दैट जो परमिशन है वो आपकी ग्रांटेड हो चुकी है। ठीक है, डोरी की बात आ जाती है, तो डोरी अलाउ करते हैं नहीं करते हैं? तो बिल्कुल नहीं करते हैं। रूल नंबर किस में आता है डोरी? ये आप कमेंट करके बताओगे या नहीं बताओगे? ठीक है, डोरी है, ये आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी और आपको याद रहेगा। पता क्यों रही? क्योंकि पेपर में डोरी का जो रूल नंबर है प्रोहिबिशन का, वो डेफिनेटली आपके पेपर में मिलता है किसी ना किसी फॉर्म में। तो प्राइवेट रेट में गवर्नमेंट सर्वेंट इंडल्ज हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, साफ साफ लिखा हुआ है।
अब आप मान लो आपका कोई फैमिली मेम्बर जिस ऑफिशियल वर्क के अंदर आप काम करते हो उसके अंदर जॉब ज्वाइन करता है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? आपको परमिशन चाहिए या इंटीमेशन एंड अप्रूवल चाहिए? कोई एक्शन नहीं लोगे, सैलरी डिडक्शन करोगे। तो इंटीमेशन या अप्रूवल एज पर एप्लीकेबिलिटी जो होगा उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके रेस्ट्रिक्शंस हैं। किसके मामले में रेस्ट्रिक्शंस हैं? किसके मामले में है बच्चों रेस्ट्रिक्शंस? ये आपके एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैमिली मेम्बर्स के मामले में। अभी कमेंट सेक्शन के अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा था डोरी के बारे में कि डोरी का जो प्रोहिबिशन है वो कौन से रूल नंबर में मेंशन है। तो रूल नंबर 13 के अंदर आपको देखने को मिलता है डोरी के बारे में। ठीक है, 13A एग्जैक्टली याद रखना है आप लोगों ने। रूल नंबर 13A जो कि आपको क्या कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को ना तो गिव करना है ना टेक करना है डोरी को। ठीक है, डिमांड ना डायरेक्टली करनी है ना इनडायरेक्टली करनी है। तो ये डोरी के प्रोहिबिशन के बारे में है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं बाईगेमस मैरिज विदाउट परमिशन। अभी मैरिज के बारे में है, तो मैरिज की भी आपको पता है रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं? बिफोर अपॉइंटमेंट और आफ्टर अपॉइंटमेंट। बिफोर अपॉइंटमेंट लिखा होता है बाईगेमस मैरिज बीइंग अ डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्यों बाईगेमस वाले क्यों अपॉइंटमेंट के लिए भी डिस्क्वालीफाई हैं? अगर अपॉइंटमेंट, अगर आपने किसी की ऑलरेडी मैरिज होकर रखी है और बाईगेमसली उससे मैरिज की तो क्या होगा? आप इनएलिजिबल हो। अगर आपके पास स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ जो भी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अकॉर्डिंगली, तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर सकते। या मतलब कॉन्ट्रैक्ट किस केस में? मैरिज के केस में, कोर्ट मैरिज है या किसी एनी फॉर्म में कोई मैरिज है। ठीक है, तो ये बिफोर अपॉइंटमेंट की भी बात है। कैसे है ये? क्योंकि जब आपसे फॉर्म फिलिंग होगा तो कहीं ना कहीं एक कॉलम अगर मेंशन होता है तो उसके अंदर पता लग जाएगा इस चीज़ का। तो बिफोर अपॉइंटमेंट भी ये पॉसिबिलिटी है कि आपको इनएलिजिबल कर दे बाईगेमस मैरिज के केस में। ठीक है, इस वर्ड के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो आप सर्च कर सकते हो। वैसे हम आपको बता चुके हैं बाईगेमस मैरिज बीइंग अ डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, चलो सीधी सी बात है, आपको क्या मिसयूज़ नहीं करना, अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करना। इसका आंसर कोई भी दे देगा। अगर आपने CCS रूल नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, अब आ जाएगा अनऑथराइज कम्युनिकेशन। ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात कैसे होती है? आप एक इंस्टीट्यूट के अंदर काम करते हैं, उस इंस्टीट्यूट के अंदर स्पोक्स पर्सन आपको पता होगा होते हैं। उनके अलावा प्रेस के सामने, मीडिया के सामने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हो। ठीक है, यानी कोई कम्युनिकेशन है अगर आपकी, हो सकता है आपको नॉलेज नहीं है, आपने नॉलेज से एक्स्ट्रा किसी चीज़ को बताया है, सही बताया है या गलत बताया है, तो क्या होगा? वो हो जाएगी आपके लिए अनऑथराइज कम्युनिकेशन। ठीक है, किस तरह की कम्युनिकेशन होगी? अनऑथराइज कम्युनिकेशन होगी। और अनऑथराइज कम्युनिकेशन आपको पता है अलाउड नहीं होती है। तो इसलिए इसी को भी हम क्या लिखेंगे? प्रोहिबिटेड ही लिखेंगे इसको। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रोहिबिटेड लिखेंगे इसके बारे में, अनऑथराइज कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, तो मैरिज के रेस्ट्रिक्शंस का हमने बता दिया आपको। गिफ्ट के बारे में आपको ऑलरेडी पता लग गया। अब कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से आएंगे तो डेफिनेटली आपको बताएंगे हम। हाँ, सेक्सुअल हरासमेंट। देखो आप नोट करो, थोड़ा सा होमवर्क करो, तब तक ट्राई करो आप लोग। 3A 3B 3C रट लेना ये बिल्कुल आप। 100% एक क्वेश्चन आपको इसके अंदर से देखने को मिलेगा। ठीक है, 3A में क्या आता है, 3B में क्या आता है, 3C में क्या आता है, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी किस में आता है, सेक्सुअल हरासमेंट के जो प्रोहिबिशन है वो किस में आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इन तीनों में देखने को मिलेंगी। तो ये क्लास के साथ आप देखना चाहो तो क्लास को पॉज करो और इनके बारे में अपनी बुक्स में, अपने नोट्स में अच्छे से पढ़ो। ठीक है, फिर आगे फर्दर हमें कमेंट्स में आप लोग बताओगे। तो सेक्सुअल हरासमेंट आपको माना जाता है मिसकंडक्ट। अब आपने ये बताना है कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस इनमें से कौन सा है, 3A है, 3B है या 3C है। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, तो ड्रग्स ड्यूटी के दौरान कोई भी ड्रग्स अलाउड नहीं है, ना ड्रिंक अलाउड है, तो ये प्रोहिबिटेड में आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो ऐसे हैं कि हो सकता है आपको अच्छे ना लगे। क्यों ना अच्छे लगे? क्योंकि आपको लगेगा येस नो वाले क्वेश्चन थोड़ी पूछे जाएंगे सर पेपर में ज़्यादा, लेकिन जो इसके पीछे की थ्योरेटिकल पोर्शन है जो हम आपके साथ डिस्कस करें वो ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, आगे क्लासेज ऐसे भी लेके आएंगे कि जो मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चंस होंगे, मोस्टली प्रोबेबिलिटी होगी उनके पेपर के अंदर पूछे जाने की। तो आपने
जितनी भी हमारी वीडियोस अवेलेबल हैं, 80+ वीडियोस हैं जो मेंबर्स के लिए हमारे अवेलेबल हैं, उनको कंप्लीट करो। काफ़ी सारे नोट्स हैं जो बहुत शॉर्ट फॉर्म में हमने बनाए हुए हैं, उनको रिवाइज़ करो। मॉक्स हैं हमारे 27 जिसके अंदर मोर देन 650 एमसीक्यूज़ हैं। रिपीटेडली उनको आप ट्राई करोगे। और मॉक्स के अंदर एक कंडीशन है, आप अपना स्कोर कार्ड बिल्कुल चेक कर पाओगे, लेकिन कब? जब आप सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर दोगे। आपको नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप उसको टिक करो, क्योंकि जब आप उसको टिक करोगे तभी आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन सही था या गलत था। जब आप जो फॉर्म को सबमिट करोगे, स्कोर भी पता लग जाएगा आपको, इसका भी पता लग जाएगा। ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या देखो, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, ड्यूटी, सीधी सी बात है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। किसी के इंटरेस्ट के बेसिस पे आपने लड़ाई नहीं लड़नी। चीज़ें जो बना के रखनी है वो डिसिप्लिन है, डिवोशन टू ड्यूटी है, ऑनेस्टी है, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी है। तो डेफिनेटली जो डोंट्स वाली चीज़ है वही आपको अवॉइड करनी है। तभी तो पढ़ाए हमने आपको डूज एंड डोंट्स। ठीक है। इसके बाद आ जाता है रूल रिगार्डिंग गिफ्ट इज़ मेनली अंडर कंडक्ट रूल कंसर्निंग। किस में आता है भाई? गिफ्ट वाला। अब गिफ्ट ना तो प्रमोशन में आएगा, ना पेंशन में आएगा, ना लीव में आएगा। दैट इज़ एथिकल कंडक्ट। और एथिकल कंडक्ट क्या कहते हैं आपके? दोबारा से रिपीट करा देते हैं, ABC। ये आपके रिलेटिव हैं सारे के सारे, ये आपको गिफ्ट देने वाले हैं। और आपको A क्लास एम्प्लॉय, B क्लास एम्प्लॉय, C क्लास एम्प्लॉय। तो यहाँ आप 25,000 रुपये तक के गिफ्ट आप इनसे ले सकते हो, यहाँ आप 15,000 रुपये तक के ले सकते हो, या इनसे केवल 7,500 रुपीज़। ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं, ये हमने दोबारा आपके लिए रिपीट की है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। ये मत सोचना आप कि हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। डोरी के बारे में आपको पता है प्रोहिबिटेड है, तो रूल नंबर 13A के अंदर पढ़ोगे आप डोरी के बारे में। ठीक है। अब सेक्सुअल हरासमेंट अगर पढ़ोगे तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से अनवेलकम डिटर्मिनेशंस हैं, बिहेवियर्स हैं, जिनको हम क्या मानते हैं, जिनको हम मानते हैं सेक्सुअल हरासमेंट। तो कौन कौन से हो सकते हैं वो? तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते चलेंगे आपके साथ। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आते चलेंगे वैसे वैसे उसका थ्योरेटिकल सेक्शन हम लोग पढ़ते हुए चलते चलेंगे। ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस कर दिए हैं अभी तक। अपने थोड़े ओवरव्यूज़ हैं वो देना, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि कुछ टाइम तक लिए पब्लिकली अवेलेबल है वीडियो। चाहे आप मेंबर हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली ये अवेलेबल नहीं होंगे आपके लिए। ठीक है। अब लीव रूल के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली इनके आंसर्स आप लोगों ने देने हैं। अर्नड लीव, बताइए अर्नड लीव का क्या आंसर होगा? साल में कितनी होती है अर्नड लीव क्रेडिट? 30। पहला सवाल आएगा कि 1 जनवरी को होती है, दूसरा आएगा 1 जुलाई को होती है। तो अभी जुलाई चल रहा है तो इनका 15 क्रेडिट हो चुका होगा। एडवांस में क्रेडिट होती है, ये भी 15। तो साल के अंदर आपसे पूछा गया है तो इट मीन्स 30। ठीक है। ऐसे भी पूछा जाता है 1 मंथ का कितना, तो इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, 15/6 लिखेंगे, फिर हम करेंगे 5/3। तो एक महीने का जो हुआ वो हुआ आपका 5/3। नहीं, गलत हो गया शायद, है ना? 5.2 होगा बच्चों, और 5.2 का मतलब हो गया 2.5। तो 2.5 अर्नड लीव आपकी एप्लीकेबल हो जाती है 1 मंथ के अंदर। ठीक है। हाफ पे लीव का भी ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। 1 जनवरी, 1 जुलाई, 10 मिलेंगी, 10 मिलेंगी यहाँ पे भी। तो 10 आपकी टोटल 20 हो जाएंगी। 20 जब टोटल हैं तो साल के अंदर कितनी हो जाएगी? 20/12। तो इसको हम जब माइनस करेंगे, कट करेंगे, तो ये आएगा 5/3। तो 5/3 ऑफ अ मंथ। तो एक महीने के अंदर कितनी मिलती है आपको? 5/3 मिलती है। ठीक है। चलो, अच्छा, इसको हाफ पे लीव क्यों बोलते हैं ये तो हमने आपको बताया हुआ है। हाफ पे का मतलब है आपने ली 2 डेज़ लीव, 2 डेज़ HPL। तो 2 डेज़ का जो मतलब है ना, उसका मतलब है कि ये हाफ 4 HPL आपके अकाउंट से हो जाएंगी डिडक्ट। क्यों? क्योंकि तभी तो 2 डेज़ बनेंगे, क्योंकि वो जो लीव है आपकी वो आधी होती है, हाफ होती है। सबसे पहला क्वेश्चन, रूल नंबर कौन सा है बच्चों? 7 है ना शायद, जो इसके बारे में कहता है, या 1 है? लीव के बारे में कौन कहता है कि लीव इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट? जब भी हम सबसे पहले लीव रूल पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है आपका वो यही आता है कि लीव इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका राइट है या रॉन्ग है? तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन राइट है। ठीक है। चल, तो इसका रूल नंबर आपसे पूछा था, उम्मीद है आप बताओगे थोड़ी देर के अंदर, नहीं तो हम आपको बता देंगे इसका रूल नंबर क्या होगा। अभी तो बताया था रूल नंबर 7 होगा बच्चों, तो एग्जैक्टली आपने याद रखना है रूल 7 ऑफ 1। ये 1 है, इसको कुछ मत समझना और। ठीक है।
1। चल, और 2 क्या बोलता है? 2 बोलता है कि आपकी जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो रिफ्यूज़ भी कर सकती है लीव के लिए, रिवोक भी कर सकती है, बट कांट अल्टर द काइंड ऑफ लीव ड्यू एंड अप्लाइड फॉर। जिस छुट्टी के लिए आपने अप्लाई किया है उसको चेंज नहीं कर सकते। मैटरनिटी लीव बताओ भाई किसके लिए एप्लीकेबल है? फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। मेल एम्प्लॉयज़ के लिए कब एप्लीकेबल है? ओनली तब एप्लीकेबल है जब केवल मेल एम्प्लॉई है जो सर्विंग है, तो उनको ये फैसिलिटी मिलेगी, है ना। अब आप कहोगे सर ऐसा तो हमें डाउट लग रहा है कि ऐसा तो शायद नहीं है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि इसके बारे में ऐसा नहीं है, पढ़ें तो इसके बारे में एग्जैक्टली क्या है। देखो क्या है, ये जो भी बताया ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, मेल नहीं होगा। बात थी मैरिड और अनमैरिड की, मैरिड या अनमैरिड, ठीक है। मैरिड या अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉयज़, तो मेल नहीं आएगा बच्चों, ये गलत है, ठीक है। मैरिड अनमैरिड बोलना था हमने, ये बात की मेल की, तो मैरिड हो तो ये तो है ही क्लियर। अनमैरिड का बच्चों को डाउट होगा कि अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉयज़ को मैटरनिटी लीव नहीं मिल सकती, तो ये साफ साफ लिखा हुआ है एडमिसिबल टू मैरिड या अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉयज़, ठीक है। किस किस केस में? प्रेगनेंसी के केस में, सरोगेसी के केस में आपको लीव मिलेंगी। पैटर्निटी लीव सीधी सी बात है, यहाँ ही हमने एक बात बोलनी चाहिए थी कि ये मेल एम्प्लॉयज़ के लिए होता है केवल। कितने दिन का होता है? 15 डेज़ का होता है पैटर्निटी लीव, ठीक है। मैटरनिटी रूल नंबर 43 के अंदर पढ़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछे मैटरनिटी तो उसका रूल नंबर याद रखना है आपने, रूल 43, ठीक है। फिर उसके बाद आपको हमने बताया कि पैटर्निटी लीव के बारे में, और पैटर्निटी लीव जो है वो 43A के अंदर आती है, 43A, ठीक है। 43A के अंदर मैटरनिटी के बारे में पढ़ते हैं और 43A के अंदर हम पैटर्निटी के बारे में पढ़ते हैं। पैटर्निटी में सिंपल सा फंडा एक यही होता है कि ये 15 डेज़ की लीव है, और आफ्टर डिलीवरी या डिलीवरी तक का जो पीरियड है 6 मंथ की ड्यूरेशन ही आप इसको अवेल कर सकते हो, ठीक है। अप टू 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी और फ्रॉम द डेट ऑफ वैलिड अडॉप्शन। अगर अडॉप्शन का केस है तो डेट ऑफ अडॉप्शन से मिलेगा, डिलीवरी का केस है तो डेट ऑफ डिलीवरी से मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है? दैट इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इनमें से कोई नहीं होगा, ना फाइनेंस ऑफिसर होगा, ना विजिलेंस होगा, ना एम्प्लॉय खुद होगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वही तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगी डेफिनेटली। इसके बाद बात करते हैं लीव में बी रिफ्यूज्ड इन। अब लीव को जब रिफ्यूज़ कर सकते हैं ना, केवल जनता के लिए कर सकते हैं। कोविड-19 आया, लीव पे गए हुए थे, डिफेंस के पर्सनल गए हुए थे, फौजी गए हुए थे लीव पे, तो पब्लिक इंटरेस्ट में उनकी लीव को हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर्स गए हुए थे लीव पे तो उनको वापस बुलाया गया, तो और सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव है। कमिटेड लीव्स बताइए। देखो सबसे बड़ी बात यह कि जनरली इनको मेडिकल ग्राउंड पे लिया जाता है। कमिटेड लीव का सिंपल सा फंडा क्या होता है कि इनका जो अकाउंट है वो HPL में से डेबिट होता है, ठीक है। और कमिटेड लीव कितनी होनी चाहिए? जितनी आपकी HPL है उनकी हाफ होनी चाहिए। अगर आपके पास HPL 400 है तो 200 से ज़्यादा आप कमिटेड लीव नहीं ले सकते। इज़ दैट क्लियर? यस सर, क्लियर। अब आ जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसका नाम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझो। इसको EXOL कहीं पे ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको, बाकी ये तो होता ही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ठीक है। जब आपके पास ना EL होंगी, ना HPL होंगी, ना CL होंगी, तो कोई लीव नहीं होगी ना, तो आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। चलो कैजुअल लीव बताओ, किससे गवर्न होता है कैजुअल लीव? CCS लीव रूल से, कॉन्स्टिट्यूशन से, कंडक्ट रूल से। तो हर किसी को देख के लगेगा यहाँ से आ जाएगा ये, ठीक है। लेकिन है तो ये लीव रूल के अंडर ही आता है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन से इसमें काम करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये? कैजुअल लीव के अंदर क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके काम करते हैं, बट फिर भी आप चाहो तो कैजुअल लीव्स को, आपने देखा होगा एग्जैक्टली मेंशन किया गया है लीव रूल में कि 8 डेज़ ऑफ कैजुअल लीव हैं जो आपको मिलती, ठीक है। लेकिन कैजुअल लीव इज़ नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव, इसीलिए इनके लिए जो हमने पैरामीटर्स बताए वो कौन से बताए कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करती है। एक सवाल आता है LTC कैजुअल लीव के साथ वैलिड है? तो डेफिनेटली इसका आंसर वैलिड है। कैजुअल लीव प्रीफिक्स सफिक्स के लिए वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। कैजुअल लीव स्पेशल कैजुअल लीव के साथ कंबाइन हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, बट ये
CL ज्वाइनिंग टाइम के साथ क्लब नहीं होता, ज्वाइनिंग टाइम, इसके केस में इसको नेगेटिव समझोगे आप लोग, ठीक है। चलो, अब लीव के आज के लिए हमने इतने ही क्वेश्चंस बनाए आपके लिए, इन पे ही हमने डिस्कस किया, आगे और भी क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे। जैसे पे, पेपर में आया था पे के बारे में, पे किसके अंदर डिफाइंड है, तो पे डिफाइंड है फंडामेंटल रूल नंबर 9 की 21 नंबर डेफिनेशन, ऐसे याद करो, फंडामेंटल रूल 9 ऑफ 21, ठीक है। और इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर डेपुटेशन अलाउंस भी इंक्लूड होता है, और साथ के साथ अगर आपको कोई NPA मिलता है डॉक्टर लाइन से है तो डेफिनेटली वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा आपका CCS CCA रूल। तो पहले तो बच्चों इसकी फुल फॉर्म कमेंट करो, फुल फॉर्म। पेपर आपसे पूछे उससे पहले हम आपसे पूछ लेते हैं, ये रूल्स का जो पूरा अगर हम करेंगे तो ये आएगा 1965, तो इसका आंसर डेफिनेटली यहाँ पे 1965 हो जाएगा, ठीक है। आपने कमेंट करके बताना है CCA का फुल फॉर्म क्या है, सस्पेंशन क्या है ये बताइए, सस्पेंशन, बोलो सस्पेंशन क्या है, पनिशमेंट है, लगेगा यही, लेकिन ये नहीं है, ये आपका कुछ नहीं है इनमें से, सिंपल सी बात है, नॉट अ पनिशमेंट बाई इटसेल्फ, खुद ये एक पनिशमेंट नहीं होता है, इतना आप लोगों ने समझना है, ठीक है। खुद क्या है, ये एक पनिशमेंट नहीं होता है। चलो, आपके CCA रूल कब वर्क करते हैं, कंडक्ट रूल के बाद, पहले आपको बताया जाता है कि भाई ये चीज़ें कंडक्ट में नहीं आती, ये चीज़ें आती हैं, उसके बाद अगर आप गलती करोगे ना तो ये आपके CCA रूल्स काम आएंगे, इसीलिए इन CCA रूल्स को आप देखोगे तो डिसिप्लिन के रूल्स भी कहते हैं हम, डिसिप्लिनरी रूल्स, ठीक है। जैसे सस्पेंशन एक पनिशमेंट नहीं होता, ऐसे जो वार्निंग है ना वो भी पनिशमेंट नहीं होता, वार्निंग भी आपका पनिशमेंट नहीं होता, क्लियर हो गया। चलो, CCA रूल फेमस क्यों है, क्योंकि इनके अंदर पेनल्टीज, इंक्वायरीज, मेथड ऑफ पेनल्टीज, टाइप ऑफ पेनल्टीज एंड प्रोसीजर टू इंक्वायर, इंक्वायरी कैसे करानी है, क्या प्रोसीजर्स हैं, कितने दिन के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, कितने दिन के अंदर इंक्वायरी ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, एवरीथिंग इसके अंदर आता है, इसीलिए इनको बोलते हैं हम CCA रूल्स। इसका C का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, इस C का मतलब होता है कंट्रोल, और इस A का मतलब होता है अपील, ठीक है। पोस्टों का क्लासिफिकेशन होगा, कंट्रोल के बारे में समझेंगे, फिर आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगी, कोई डिसीजन आया तो उस पर आप अपील भी कर सकते हैं। अब पेनल्टी की बात हमने छेड़ दी है तो आपसे पूछा ही जाएगा, भाई बताइए मानिए पेनल्टी में क्या आता है, ठीक है। पेनल्टी में आपसे पूछेंगे, और माइनर पेनल्टी जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना सबसे पहले आपको सेंसर देखने को मिलेगा, सेंसर है एक छोटी पेनल्टी, डिसमिसल बड़ी पेनल्टी, रिमूवल बड़ी पेनल्टी, कंपलसरी रिटायरमेंट बड़ी पेनल्टीज, दैट इज मेजर पेनल्टीज, ठीक है। कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम द सर्विस, डिफरेंट डिसमिसल फ्रॉम द सर्विसेज, ये आपके रूल नंबर 11 के अंदर आते हैं, रूल नंबर 11 के अंदर क्या आते हैं, पेनल्टीज़ के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे पेनल्टीज़ किस रूल में डिफाइंड है तो आपका आंसर होना चाहिए रूल नंबर 11 के अंदर, क्लियर आ गया। मेजर पेनल्टीज, सेंसर क्या है, माइनर पेनल्टी, वार्निंग क्या है, ये भी माइनर ही है, पनिशमेंट भी नहीं होता, एडवाइस भी आपका माइनर ही हुआ, पनिशमेंट हुआ ही नहीं, तो डिसमिसल आएगा, डिसमिस करते हैं, तो डिसमिसल, रिमूवल, कंपलसरी रिटायरमेंट, सेंसर, ये आपके क्या हैं, मेजर पेनल्टीज, ठीक है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है जो, वो किसका प्रिंसिपल फॉलो करती है, तो फॉलो करेगी ना प्रिंसिपल, वो बताएंगे ट्रेड का करेगी, रिलीजन का करेगी, पॉलिटिक्स का करेगी, या नेचुरल जस्टिस का करेगी। तो आंसर तो देखो आप बच्चों को दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं ना सारे के सारे आंसर के क्या है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, ये PDF जब आप पढ़ोगे इसलिए इजी रहेगा, इसलिए हमने जो क्वेश्चंस बनाए वो ऐसे बनाए ताकि जब आप लास्ट मोमेंट पर रिविजन करोगे तो आप क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे डायरेक्ट। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है, नेचुरल जस्टिस। चार्जशीट, ये वर्ड बड़ा सुना होगा आपने, तो जब भी किसी पे इंक्वायरी लगती है ना उससे पहले उसकी चार्जशीट होती है, बस इतना समझो, बिफोर द इंक्वायरी चार्जशीट इज एप्लीकेबल। इंक्वायरी ऑफिसर जो अपॉइंट होता है वो कब अपॉइंट होता है, कैजुअल लीव में, LTC में, पेंशन में, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, मेजर हो पेनल्टी या माइनर हो, जो भी होगा इंक्वायरी ऑफिसर तभी अपॉइंटेड होगा, इसको बोलते हैं IO, और जो प्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं PO, दैट इज़ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, ठीक है। IO में ये ग्रुप B, ग्रुप A के एम्प्लॉयज़ होते हैं इसके अंदर, प्रेजेंटिंग ऑफिसर के अंदर C, B कोई भी हो सकता है, C के होते हैं मोस्टली।
अपील आप किसके लिए कर सकते हो, वही बोला हमने, पेनल्टी ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हो। इनके खिलाफ थोड़ी करोगे, ट्रांसफ़र के, अटेंडेंस के, हॉलीडे के। अपील करोगे केवल पेनल्टी ऑर्डर के केसेस में। ठीक है, अपील किस केस में करोगे बच्चे आप, पेनल्टी ऑर्डर के केस में। पेनल्टी कौन सी होती है, माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी, 2 टाइप ऑफ डिफरेंट पेनल्टीज आर हियर। ठीक है, इंक्वायरी की बात हमने की, इंक्वायरी छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर दे दो। रूल नंबर बताओ इंक्वायरी का किस में है, रूल में। रूल 11 में पेनल्टी थी और रूल 14 के अंदर आप लोग पढ़ लोगे इंक्वायरी के बारे में। ठीक है, और रूल 14 क्लियर हो गया। रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज ऑर्डिनरी डिस्क्वालीफाइज, आपको सर्विस से निकाल दिया, इसका मतलब छुट्टी नहीं मिलेंगी, पेंशन नहीं मिलेगी, फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा बच्चे। फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट आपका रिमूव हो जाता है अगर आपको सर्विस से निकाला गया है, तो रिमूवल हुआ है। ठीक है, डिसमिसल भी है, तो डिसमिसल हमने आपको मेजर पेनल्टीज़ के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, डिसमिसल देखो, डी, आपको ये तरीका बताएंगे याद करने का, DRC। अब इसका आपको डिफरेंट तरीका है, जैसे आप याद रखना चाहो, CDR, ऐसे याद रखो, CDR कंपलसरी रिटायरमेंट, डिसमिसल, रिमूवल, रिमूवल, डिसमिसल, कंपलसरी रिटायरमेंट। ये TRC या CDR है जो आपका, ये मेजर पेनल्टी है, और यही कंफ्यूज करेंगे आपको पेपर के अंदर। ठीक है, माइनर तो सिंपल है, प्रमोशन रोक लो, इंक्रीमेंट्स रोक लो, सेंसर लगाओ बेसिक सा, तो ये होंगे आपके माइनर पेनल्टीज़। तो 40 क्वेश्चंस बच्चों हमने कर लिए हैं। किसी वेरियस प्लेटफॉर्म अगर आप ट्राई करते हो तो 10 क्वेश्चन डिस्कस करने में टीचर्स 1 घंटे लगाएंगे, आपका 1.5 घंटे लगाएंगे, और उसको बोलेंगे मैराथन क्लासेस। तो ऐसी मैराथन क्लासेस हम नहीं कराते जिसके अंदर हम केवल 20 क्वेश्चन आपको कराएं, 5 क्वेश्चन आपको कराएं, 50 क्वेश्चन आपको कराएं। क्वेश्चंस कराने हैं चाहे 50 कराओ आप, बट टाइम उस हिसाब से कंज्यूम करो जितनी उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देखो ये प्रेसियस टाइम है, 7 डेज़ बचे हैं आपके पेपर से पहले। 7 डेज़ के अंदर आपने नोट्स भी पढ़ने हैं, मॉक भी देने हैं, वीडियोस भी देखनी है। तो ऐसा तो है नहीं एक वीडियो के लिए 3 घंटे निकालोगे आप। जब वो कंटेंट आपका 40 मिनट्स के अंदर कवर हो सकता है, तो उससे ज़्यादा का कंटेंट हमारे चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी आपके व्यूज़ हैं, ओवरव्यू हैं, रिव्यू हैं, सजेशन है, हमेशा फॉलो करते हैं हम। बाकी और कोई सजेशन है तो इस वीडियो के अंदर आप लोग हमें बताएंगे। तो 40 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ। ठीक है, 40 क्वेश्चंस हम आपको करा चुके हैं। अब आगे 40 के बाद अगर हम कराएंगे तो ये लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक हुई है इसके अंदर। 40 दैट इज़ 39, हाँ ये सीरियल गड़बड़ हुआ है। 61 से 80, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस हैं, डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। CCS पेंसिल रूल्स वर नोटिफाइड इन, देखो यहाँ पे ये मिस्टेक है क्योंकि ये सबसे पहले नोटिफाई हुए 1972 के अंदर। 2021 में तो दोबारा से अमेंड हुई, नई तरीके से आई, तो उनको हमने CCS पेंशन रूल 2021 बोला। ठीक है, CCS रूल्स 2021 बोला उनको हमने। तो ये क्वेश्चन है, ये हम बिल्कुल चेंज कर देंगे इसको, इसमें है मिस्टेक। ठीक है, पेंशन इज पेबल आफ्टर, कब मिलती है भाई पेंशन, ये ऑप्शन हैं आपके सामने। अपॉइंटमेंट पे मिलती है, प्रमोशन पे मिलती है, ट्रांसफर पे मिलती है, डेफिनेटली रिटायरमेंट पे मिलती है। ठीक है, अब एक ग्रेचुटी वर्ड पढ़ा होगा, ग्रेचुटी क्या होती है आपने बताना है। तो ग्रेचुटी अलाउंस नहीं है, लीव नहीं है, बोनस नहीं है, दैट इज़ रिटायरमेंट बेनिफिट। जब आप रिटायरमेंट होते हो तो ग्रेचुटी आपको मिलती है 6 मंथ के हिसाब से, ये एलिजिबिलिटी बनती है इसकी, जितनी आपकी सर्विस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फैमिली पेंशन इज़ पेबल टू, डेफिनेटली फैमिली मेम्बर को मिलेगी, तो ये पहले का जो आंसर है वो फैमिली मेम्बर हो जाएगा आपका फैमिली पेंशन के लिए। फैमिली पेंशन इज़ जनरली पेड, कब पे की जाती है फैमिली पेंशन, तो फैमिली पेंशन आपकी पे की जाती है मंथली, वीकली, डेली, ईयरली। तो ये आपको पे की जाती है मंथली, जैसे पेंशन मंथली आएगी वैसे ही मंथली पेंशन आएगी मंथली। ठीक है, पेंशन हो या फैमिली पेंशन हो, मंथली पे की जाएगी। अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस है, बड़ी मिस्टेक हुई है इसके अंदर। 5 क्वेश्चन ही केवल पेंशन के हैं, बाकी 81 से लेके 100 तक GFR हमने डिस्कस किया है। तो इसमें 100 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आपके। ठीक है, आज की क्लास में 100 नहीं होंगे ये आप मान के चलो। 40 एंड 5 45 और 20 इसके अंदर अभी डिस्कस करेंगे आपके सामने। 65 क्वेश्चंस होंगे, तो 65 क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा कम नहीं है, आगे इस चीज़ को रेक्टिफाई करेंगे। GFR देखिए क्या होता है, जनरल फाइनेंशियल रूल, यहीं पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा आंसर। किस पे एप्लीकेबल होते हैं GFR के 2017 के रूल, डेफिनेटली गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ये, ना तो इलेक्शन है, ना जुडिशरी है, ना रेलवे है। GFR क्या है, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आप लोगों ने कैसे करनी है, कैसे परचेज़ करना है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, कैसे टेंडर इनवाइट करना है, कैसे जो है किसको पावर देनी है सैंक्शनिंग की जो अथॉरिटी है। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करना है,
तो डिफरेंट चैप्टर्स हैं इसके अंदर, डिफरेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर। आगे देख लेते हैं 83 क्वेश्चन। पब्लिक मनी किस पे खर्च होना चाहिए? दैट इज इकोनॉमिकली खर्च होना चाहिए और एफिशिएंटली होना चाहिए। क्योंकि 3 ऑप्शन आप देखोगे, आप बिल्कुल इनको गलत करोगे। डिले भी नहीं है, पर्सनल बेनिफिट भी नहीं है, लग्जरी भी नहीं है, इसका ये होगा इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। प्रोक्योरमेंट शुड इंश्योर, बायस होनी चाहिए, मोनोपोली होनी चाहिए, सीक्रेसी होनी चाहिए। सीक्रेसी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टेंडर आप इन्वाइट करोगे, पब्लिकली इन्वाइट करोगे, सबको बोलोगे ये चीज़ आप प्रोक्योर करना चाहते हैं, अपने अपने टेंडर्स हैं जो अपने अपने बिड्स हैं वो आप बताइए। मोनोपोली बिल्कुल नहीं चलेगी, बायसनेस नहीं चलेगी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए प्रोक्योरमेंट के अंदर। टेंडर का मतलब क्या है? डेफिनेटली कि एक फेयर कंपटीशन हो, जिसको लगता है कि वो इतने में सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा वो करे, ठीक है। गवर्नमेंट स्टोर शुड बी, स्टोर हैं जो गवर्नमेंट के, ये तीनों ऑप्शन अलग दिखेंगे, ये आपको बिल्कुल सही दिखेगा। प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, ठीक है, प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर। इसके बाद फाइनेंशियली प्रॉपराइटी, फाइनेंशियली प्रॉपराइटी रिक्वायर्स, बताइए इसके अंदर क्या आंसर होगा? फाइनेंशियल प्रॉपर्टी रिक्वायर होती है अवॉइडेंस ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। आपने खर्चा करना है, देखो एक्सेसिव स्पेंडिंग है कोई बात नहीं, चल जाएगा, पर्सनल गेन नहीं चलेगा, डिले भी चल जाएगा, बट सबसे बड़ी जो चीज़ है कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, कि उसका कोई फ़ायदा ही ना हो, वो चीज़ आप खर्च कर दो, ठीक है। तो जब भी आप GFR पढ़ोगे तो सबसे पहला आता है गुड्स के बारे में। गुड्स क्या चीज़ है, और गुड्स की जो डेफिनेशन है वो है रूल नंबर 143 के अंदर। क्या है गुड्स, ठीक है, 143, जिसके अंदर सारी टेंजिबल्स आती हैं, मटेरियल्स, कमोडिटीज़, फर्नीचर्स, मशीनरीज, पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाता है। एवरी ऑफिसर स्पेंडिंग पब्लिक मनी एक्ट्स एज अ ट्रस्टी ऑफ गवर्नमेंट फंड। सिंपल। कम्पिटिटिव, हाँ ये आ है क्वेश्चन आपका बिडिंग का। कम्पिटिटिव बिडिंग ये क्या प्रमोट करती है? करप्शन को, मोनोपोली को, डिले को, वैल्यू फॉर मनी। अच्छा ये ऑप्शन रहेंगे तो डेफिनेटली उम्मीद है कि आपको नहीं भी पता होगा तो आप कर दोगे इनके आंसर्स। परचेज विदाउट कंपटीशन, अब ये होता तो परचेज विदाउट कोटेशन है, और परचेज विदाउट कोटेशन की जो लिमिट है वो है 50,000। पहले हुआ करती थी 25,000, आज की डेट में हुआ करती है 50,000, ठीक है। तो परचेज विदाउट कंपटीशन शुड बी रूल, कंपलसरी, अनलिमिटेड, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हुआ है, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं कि जिसमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए, बाकी होना चाहिए। बजट एस्टिमेट कौन बनाता है? फाइनेंस बनाता है। तो ये फाइनेंस की प्लानिंग होगी, बजट एस्टिमेट करना। किसकी प्लानिंग होगी? फाइनेंस की प्लानिंग होगी बजट के लिए, ठीक है बच्चों। चलो, इंटरनल कंट्रोल हेल्प इन, किसमें करता है इंटरनल कंट्रोल? आपका प्रिवेंटिंग इरेगुलरिटीज, ये आपके नहीं होंगे। ऑडिट का सबसे पहला फंक्शन क्या है कि वो फाइनेंस के कंप्लायंस देखे एंड प्रॉपर्टी देखे। आप GFR रूल्स आप फॉलो कर रहे हो, आप प्रिक्योर कर रहे हो, आप टेंडरिंग कर रहे हो, तो ऑडिट क्या देखेगा? ऑडिट यही तो देखेगा कि जो कंप्लायंस हैं, जो रूल्स हैं, जो फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स हैं वो फॉलो करते हो आप या नहीं करते हो, यही देखेंगे वो। नहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो पब्लिक इंटरेस्ट में खर्च होना चाहिए, सिंपल सी बात है। रिकॉर्ड किस लिए मेंटेन किया जाता है? ताकि आप जिम्मेदारी निभा सको, अकाउंटेबिलिटी के लिए। कोई पूछेगा कि ये आपने कब किया, कैसे किया, तो ये अकाउंटेबल हो, आप दिखाओगे उस चीज़ को कि ऐसे किया, ये आपने मेंटेन है, ठीक है। फाइनेंशियल सैंक्शंस कौन करता है बच्चों? अथॉरिटी कंप्यूटेंट जो भी बनाई होगी, जिनको डेलीगेशन ऑफ पावर्स वेस्टेड हैं वो ये बनाएंगे। इकोनॉमी एंड एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? अब देखो, अब ये बिल्कुल मत सोचना कि सर ने आज जो GFR के क्वेश्चंस कराए उसमें एक तो 143 का डिस्कस कर लिया बस, अब थोड़ी देर में जेम के बारे में पूछ लेंगे, इससे ज़्यादा सर ने कुछ नहीं पूछा, रूल नंबर से ज़्यादा नहीं पूछे। तो ये क्लास हमारी लास्ट क्लास थोड़ी है, बहुत सारी क्लासेज मिलेंगे अभी आपको ऐसे, ठीक है। और ये सेशन माइट भी इंटरेस्टिंग ना हो आपके लिए, बट आने वाले सेशंस विद इन 7 डेज जितने इंटरेस्टिंग होंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा इन क्वेश्चंस में से। ट्रांसपेरेंसी किस चीज़ को इंप्रूव करती है? पब्लिक कॉन्फिडेंस को करती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही हम बताना चाहते थे आपको कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अब CCS रूल जो बनाए गए उनकी मेन जिम्मेदारी क्या है? डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए रूल्स बनाए गए। CCS रूल में क्या है? कंडक्ट रूल है, GFR भी पढ़ाते हैं हम, लीव्स रूल भी पढ़ाते हैं, CCA भी पढ़ाते हैं आपको, LTC भी पढ़ाते हैं, पेंशन भी पढ़ाते हैं। तो एवरी
थिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, डिसिप्लिन है, इंटीग्रिटी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये थे 100 तो नहीं कहेंगे, 60 या 65 क्वेश्चंस हुए आज आपकी क्लास में। तो ये सेशन नॉट मोर देन, आपने देखा 1 घंटा भी नहीं हुआ इस सेशन को। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चंस हमें काफ़ी सारे पूछे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जिनसे आपके जो इम्प्रूव होगी नॉलेज। ठीक है, तो क्लास को क्लोज करने से पहले एक चीज़ और आपसे पूछ लेते हैं। जैम का जो पोर्टल होता है जैम, इसका पोर्टल पे एग्जैक्ट लिंक क्या है, HTTP, ये फॉरवर्डिंग स्लैश लगते हैं 2, फिर आता है jam.gov.in, ये है इनकी वेबसाइट। ठीक है, अब आ जाती है बारी सप्लायर्स की। अगर सप्लायर्स अवेलेबल है तो परचेज विदाउट कोटेशन करो, और विदाउट कोटेशन करो 50,000 रुपये तक। 50,000 से ज़्यादा और 10 लाख रुपए तक अगर आपने परचेज करना है तो 3 डिफरेंट सप्लायर से कोटेशन लो। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 10 लाख से लेके अबव जितने भी हैं, 10 लाख एंड अबव, इसके लिए आपने कुछ नहीं करना। इसके लिए जितने भी आपने बिड्स ऑब्टेन किए हैं, ऑब्टेन बिड ऑब्टेन करो, और जो लोएस्ट बिड आपको दे उसको टेंडर अलॉट करो। ठीक है, उसको टेंडर अवॉर्ड कर दो। तो ये हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के मेथड्स। ठीक है, किसके मेथड्स हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के मेथड। ठीक है, एक थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं पार्ट पेमेंट के बारे में। पार्ट पेमेंट, अब पार्ट पेमेंट होती है इसमें, कैसे होती है पार्ट पेमेंट, 172 रूल के अंदर बताई गई है ये बात कि जितनी भी टर्म एंड कंडीशंस हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, पार्ट पेमेंट उसके अकॉर्डिंग ही आप रिलीज करोगे, ये रूल होता है। बस रूल नंबर 172 ऑफ पार्ट पेमेंट आपका कहता है कि डिपेंडिंग ऑन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट पेमेंट ऑफ द सप्लायर में बी रिलीज्ड। सिंपल। ठीक है, चलो तो देखो बच्चों, लास्ट मैसेज आपके लिए, सेशन को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और सारे के सारे बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपका क्रॉस कर चुका है 15K सब्सक्राइबर्स को, ऑलरेडी आपको पता लग गया होगा। ठीक है, बाकी सेशन से जुड़े रहो, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो सेशंस इंटरेक्टिव होते जाएंगे, और रिवीजन है वो इंटेंसिव होने वाला है आपका। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।